नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। 15 दिसंबर से दिल्ली के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन से बंद रास्ता अभी तक नहीं खुला है। दिल्ली का माहौल बिगड़ा और देश की राजधानी को दंगे का दर्द सहना पड़ा। बावजूद इसके एक बार फिर सीएए की लड़ाई एनपीआर तक पहुंचती दिख रही है और बात यहां तक पहुंच गई है कि एनपीआर आएगा तो एनआरसी होगा और हिंदू पाकिस्तानी हो जाएंगे। ये दलील दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की है। दरअसल आज दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार ने एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव रखा और लंबी चर्चा के बाद उसे पास कराया गया। दिल्ली सरकार की दलील है कि मौजूदा एनपीआर से एनआरसी थोपने की कोशिश है, जिसे राज्य में लागू नहीं कर सकते। इससे पहले गुरुवार को गृह मंत्री संसद में साफ कर चुके हैं कि एनपीआर से किसी भी भारतीय नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी डाउटफुल लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। मगर प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया कि एनपीआर के डाटा का इस्तेमाल एनआरसी में किया जाएगा और मुस्लिम ही नहीं, जो हिंदू दस्तावेज नहीं दे पाएंगे उन्हें खुद को पाकिस्तानी कहना पड़ेगा या डिटेंशन सेंटर में जाना पड़ेगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के इस कदम पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एनपीआर के बहाने पाकिस्तानी शब्द का जिक्र करना क्या जरूरी था और क्या एनपीआर पर डराने की कोशिश तो नहीं है। इसी मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हुए बड़े नेता होंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने एनपीआर से एनआरसी की तक पहुंचने की थ्योरी जोड़ते हुए यह तक कह दिया कि हिंदू पाकिस्तानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसी पर बात करेंगे आगे। पहले सुनते हैं क्या कहा है केजरीवाल ने। हिंदुस्तान के हिंदुओं को यह कहा जा रहा है जिसके पास कागज नहीं होगा, और अधिकतर के पास कागज नहीं होगा, 90% से ज्यादा लोगों के पास कागज नहीं होगा, उनको कहा जाएगा कि तुम बोलो कि तुम पाकिस्तानी हो। हमारे देश के हिंदुओं को जबरदस्ती कहलवाया जाएगा तो बोलो तुम पाकिस्तानी हो। क्यों बोले पाकिस्तान? हम नहीं बोल सकते, हम देशभक्त हैं, मर जाएंगे कट जाएंगे, हम नहीं बोल सकते हम पाकिस्तानी हैं। ये कैसा कानून है, ये कैसी सरकार है, ये कैसी आजाद भारत। जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई की थी उन्होंने सपने में नहीं सोचा था 70 साल के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब देश की सरकार कहेगी, जबरदस्ती कहेगी, बोलो तुम पाकिस्तानी हो नहीं तो तुमको डिटेंशन सेंटर में भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। कल मैंने माननीय गृह मंत्री जी का बयान सुना पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में उन्होंने साफ कर दिया एनपीआर के तहत जो एनपीआर की एक्सरसाइज शुरू हो रही है 1 अप्रैल से, उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि एनआरसी में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे, एनपीआर में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। एनपीआर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे बाद में एनआरसी होगा। तो कई लोग ये कह रहे जी एनआरसी का ड्राफ्ट तो आ जाने दो। भाई साहब, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो क्या कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर अभी एनपीआर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, फिर तो एनआरसी होके रहेगा। एनआरसी तो होना ही है। राष्ट्रपति जी ने कह दिया एनआरसी होगा, गृह मंत्री ने कह दिया एनआरसी होगा, एनआरसी तो होगा ही होगा। और एनआरसी कैसा होगा वो इस किताब में लिखा हुआ है। तो आज इसी पर बहस करेंगे। वो तमाम किताबें मेरे पास मौजूद है जिसमें क्या लिखा है इस पर हम पॉइंट वार डिस्कशन करेंगे। एनआरसी के रूल्स क्या हैं, एनआरसी के बारे में किसने क्या कहा है, होम मिनिस्ट्री का 2003 का डिक्लेरेशन क्या है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे पास वो भी दस्तावेज है जिसमें एनआरसी जो करी जा रही है असम के अंदर, जिस पर विवाद चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर की जा रही है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। रिमाइंड करा दूं एक बार, भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, जिस बात का उल्लेख नहीं हुआ इस भाषण में, कि एनआरसी पर देश में अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। इसी बार बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं जो कि धर्माचार्य हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। थोड़ी देर बाद मेरे साथ घरेंद्र भारद्वाज जुड़ेंगे जो आपके स्पोक्स पर्सन है। और इस बहस के बाद मेरे साथ एक बड़ा पैनल है जो आज पूरी तरह से महिलाओं का है, क्योंकि शाहीन बाग में महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, इसीलिए महिलाओं से बात होगी। उनसे बात होगी। इफ्रा जान है हमारे साथ, इस्लामिक स्कॉलर है, सीएए के खिलाफ है। सुबोही खान है, इस्लामिक स्कॉलर है, सीएए के समर्थन में है। रितु चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीएए के खिलाफ हैं। और अंबर जैदी पॉलिटिकल एनालिस्ट जो सीएए के समर्थन में है। सुधांशु जी, मतलब मुझको कहना पड़ेगा अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं तभी सीएए के आधार पर मुझे नागरिकता मिलेगी, यह दावा किया है अरविंद केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के गृह मंत्री हैं।
और प्रमोद जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट में कई राज छुपे होते हैं। प्रमोद जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि कितना विचित्र, विडंबनापूर्ण और मूर्खतापूर्ण वक्तव्य देते हैं कि मतलब पहले ये कह देते हैं कि जिन मुसलमानों का नहीं मिलेगा तो वो पाकिस्तानी बना दिए जाएंगे, और जिन हिंदुओं का के पास नहीं होगा वो भी पाकिस्तानी बना दिए जाएंगे। गजब का तर्क है भाई, यानी सबको पाकिस्तानी बनाने पे जुटे हुए हैं। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं, जब एक बार गृह मंत्री जी ने स्पष्ट किया, और आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जी ने खड़े होकर कहा कि जो कुछ मैंने सुना उसके हिसाब से यह है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। गृह मंत्री जी ने कहा जी, उन्होंने कहा किसी के आगे डी नहीं लिखा जाएगा, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जानकारी जिसके पास नहीं होगी उतनी दी जाएगी, उन्होंने कहा जी। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा ठीक है, तब तो फिर हम संतुष्ट हैं। अब इसके बाद बाकी सियासत का क्या स्कोप? अब कागज किसके पास नहीं होंगे? भाई मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार 87%। आज होगी, अगर 2021 में निकलेगी तो 90% से ऊपर निकलेगी। भाई 90% तो दिल्ली में पढ़े लिखे हैं। कौन सा 90% में ऐसा जो स्कूल गया जिसको यह नहीं पता मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? चुनौती के साथ पूछता हूं। और इसमें जो लोग आज 60-70 साल से ऊपर के होंगे, 10% लोग वही बचे होंगे। तो कोई भी व्यक्ति जो 50-60 साल से नीचे का होगा दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ऐसा होगा ही नहीं जो स्कूल नहीं गया हो। तो उसके पास कागजात कैसे नहीं होंगे? इसे कहते हैं मूर्ख बनाना। और यही वो लोग हैं, मान्यवर, 62 सीटें आई थी ना, उससे 62 घंटे पहले नहीं, 12 घंटे पहले तक चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे थे, ईवीएम मशीन पे सवाल उठा रहे थे। जैसे जीत गए अब बस, अब कुछ नहीं, शांति। अरे इन्हें तो माफी मांगनी चाहिए कि जिस ढंग से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे और ईवीएम पे चुनाव उठा रहे थे। और यही कांग्रेस वाले कह रहे थे, जब से जीतने लगे ईवीएम सही हो गई। तो इसलिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक हितों के लिए उनके ऊपर आक्षेप और आरोप लगाना, यह इनकी आदत है, और इसको देश की जनता भली भांति समझती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे। मैं अपने पैनल से पूछता हूं कितनी देरी है, लेकिन उससे पहले मैं आचार्य जी के पास चलूंगा। आचार्य जी, आप लगातार सीए का विरोध करते रहे, क्या आपको भी साबित करना पड़ेगा आप कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हिंदू हूं? और ऊपर से आप तो कल की पीठाधीश्वर हैं। दीपक चौरसिया जी, पहली बात तो ये है कि जब सुधांशु जी ने अपना वक्तव्य शुरू किया तो उन्होंने कहा कि क्या विडंबना है, कितना झूठा बयान देते हैं। तो मैंने सोचा वो शायद गृह मंत्री जी के विषय में कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाद में वो केजरीवाल जी के ऊपर बात डाल दी। खैर, अब मैं आपसे बड़ा विनम्रता से और स्पष्ट साफ साफ बात कहना चाह रहा हूँ। सुधांशु जी ने बड़ी घुमा घुमा के जलेबी की तरह बात की है। मैं कहना चाह रहा हूँ और मैं मानता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल पढ़े लिखे का और बिना पढ़े लिखे का नहीं है, सवाल काले गोरे का नहीं है, सवाल अमीर गरीब का नहीं है। सवाल है कि जो हिंदुस्तान की धरती की कोख से पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है। ये हमारे संविधान ने भी एक्सेप्ट किया है। अब दूसरी बात आती है कि जो जनगणना होती थी वो हमेशा से होती आई है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी व्यक्ति के पास वोटर लिस्ट में अपना नाम है, जो इस देश का मतदाता है, जिसने बार बार मत दिया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बातें कर रहा हूं दीपक जी। उन मतों के आधार पर प्रदेशों की, राज्यों की और तमाम निकायों की और देश की सरकार बनती आई है, और सुधांशु जी की सरकार भी उन्हीं मतदाताओं के आधार पर बनी है। तो अगर ये सब चीज़ें हमारे पास हैं तो फिर ये नया जो बीज बो दिया देश में वो क्यों बोया, एक सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, गृह मंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, संसद में कहते हैं, दोनों सदनों में कहते हैं, सुधांशु जी और उनके तमाम सहयोगी प्रवक्ता कहते हैं कि एनआरसी से, सीए से देश के किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं जाने वाली, किसी को कोई सबूत नहीं दिखाना, किसी के आगे डी नहीं लिखा जाएगा। कल कपिल सिब्बल जी ने भी संसद में जब बात उठाई तो गृह मंत्री जी ने कहा कि किसी के आगे भी कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर कुछ नहीं होगा, कोई चेक ही नहीं होगा, तो फिर इस कानून को लाए क्यों?
इस कानून को वापस क्यों नहीं लेते? जिस कानून की वजह से इस देश के अंदर दीवारें खड़ी हैं, जिस कानून की वजह से दिल्ली जल गई, जिस कानून की वजह से 52 लोगों की जान चली गई, जिस कानून की वजह से आपको सफाई देनी पड़ रही है, तो भाई ऐसे बीज क्यों बोए? खुश्क नदी में उतरे क्यों? ठीक है, जवाब थे तो सुधांशु जी, जवाब। आचार्य जी ने कहा कि बीज क्यों बोया? आचार्य जी, बीज किसने बोया? एनपीआर कौन लाया था? श्री पी चिदंबरम कांग्रेस की सरकार में। सबसे पहले एनपीआर के अंतर्गत नागरिक कौन बना था? भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो पूछिए जाके चिदंबरम से ना, काहे बीज बोया था? और एनआरसी कौन लाए? हमारी सरकार ने कहा अभी एनआरसी का कोई ड्राफ्ट नहीं। इससे पहले एनआरसी कब आया? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। कहां से उत्पन्न हुआ? राजीव गांधी के असम अकॉर्ड से। तो राजीव गांधी जीवित नहीं है तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछिए क्यों आपके पिताजी या पतिदेव लाए थे यह बात। और दूसरी बात, अगर आज तक किसी नेता ने यह कहा है एनआरसी इज माई ब्रेन चाइल्ड, जानते कौन? अक्टूबर 2018 ट्वीट पे अवेलेबल है, सारे दर्शकों से कह रहा हूं ट्विटर पे जाके देख लीजिए। उस समय के कांग्रेस के असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई, गजब के तर्क हैं भाई आप लोगों कि साहब आप कहते हैं आप ही सब लाए और हमने क्या गलती की और क्या जरूरत थी इसको लाने की जब इसमें किसी का भी नहीं छीना जाना है। यही तो हम कह रहे हैं, किसी नागरिक की नागरिकता से मतलब ही नहीं है इसका, केवल बाहर से आने वालों को देना है। अब बाहर से आने वालों को क्यों देना है? क्योंकि तरुण गोगोई ने 30 अप्रैल 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिख के दिया था कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध और ईसाइयों को नागरिकता देनी है। क्योंकि 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री श्री लालकृष्ण अडवाणी जी से करबद्ध निवेदन किया था राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू सिखों को देनी है। श्री अशोक गहलोत ने 2008 में मुख्यमंत्री के रूप में, 2009 में मुख्यमंत्री के रूप में लिख के भेजा था प्रधानमंत्री जी को कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को देनी है। और 2003 में सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट की कमेटी अटल जी की सरकार के समय, जिसके अध्यक्ष श्री प्रणब मुखर्जी थे, जिसके सदस्य श्री कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, हंसराज भारद्वाज जैसे और जनेश्वर मिश्र जैसे व्यक्ति थे, उन्होंने जानते क्या लिखा था? रिफ्यूजी स्टेटस में पाकिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटी लोगों को सिटीजनशिप देनी है और मेजॉरिटी वालों को नहीं देनी है। अब बता दीजिए भाई, जो आप कहते हैं, जो आप लिखते हैं, उसी के आज आप खिलाफ बोलते हैं, तो क्या माना जाए? कौन राजनीति में रंग बदल रहा, हम या आप, या ये आप प्रमोद जो टीवी पे दिख रहे हैं? एक सप्लीमेंट्री सुधांशु जी से भी है और एक आपसे भी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले एनपीआर से एनआरसी बनेगा, यह बात 2 अगस्त 2011 को यूपीए के तरफ के गृह मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने हाउस में कही। 28 अगस्त 2012 को उन्होंने फिर बताया कि एनपीआर बनेगा और उसके बाद एनआरसी बनेगा। ये तो यूपीए सरकार थी, आप उस पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये क्लैरिफिकेशन इनसे भी मांगा जाएगा कि एनपीआर से एनआरसी बनेगा या नहीं बनेगा। पहले आप बताइए, अभी हाय तौबा क्यों एनपीआर और एनआरसी पर? और सीए पे तो कल खुद बोल चुके हैं कपिल सिब्बल, किया इससे किसी भारतीय की नागरिकता नहीं जाती, इस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये संसद में उन्होंने कहा है। मैं बाइट निकाल के दिखा सकता हूं आपको। दीपक चौरसिया जी, सुधांशु जी की बात से ये बात साफ हो जाती है। सुधांशु जी बड़े जोर दे के गंभीरता के साथ में इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने मनमोहन सिंह जी का नाम लिया, प्रणब मुखर्जी का नाम लिया, तरुण गोगोई का नाम लिया, कपिल सिब्बल का नाम लिया और तमाम कांग्रेस के उन नेताओं का नाम लिया, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक का नाम लिया। ये कहना चाहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह की बात आप ही कह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, देश को ये बताना चाहते हैं कि जो हम कानून लाए हैं ये कानून कांग्रेस ने पहले से ही लाया हुआ था या वो लाना चाहते थे। तो अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी ये कानून लाना चाहती थी या उन्होंने ये कानून वो लेके आना चाहते थे, तब देश में बवाल क्यों नहीं हुआ? देश की जनता ने उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इसका मतलब है एक बात साफ हो जाती है कि क्या देश की जनता आप पर यकीन नहीं करती? आपको देश की जनता ने इतना ताकतवर बहुमत दिया, मैंडेट दिया और आपकी बात पे यकीन नहीं करते। आपको अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी सफाई पेश करने के लिए कांग्रेस के नेताओं की दुहाई देने की जरूरत पड़ गई। एक तो बड़ा सवाल यह है। दूसरी बात, बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस कानून की वकालत की थी
कांग्रेस ने इस कानून की वकालत की थी, तो आपके गृह मंत्री, आपकी पार्टी के प्रवक्ता, आपकी पार्टी के मिनिस्टर, तमाम बड़बोले और बयानवीर तमाम देश को यह क्यों बरगला रहे थे कि जो आज तक नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया। अरे जो होता आया है वही तुम कर रहे हो, तो फिर फर्क क्या रह गया? ये दो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनका जवाब आपसे चाहिए। प्रमुख प्रश्न जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, उस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, वैलिड सवाल है, जवाब दीजिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरा। आपका सवाल मैं सेकंड भी नहीं कर रहा हूं। और दूसरा सुधांशु जी, नहीं हुआ, एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। एनपीआर एनआरसी का सबसेट है या एनआरसी एनपीआर का सबसेट है, इधर वे आप ये कर लीजिए। ये 2003 के उस कानून में लिखा हुआ है जो आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के असम अकॉर्ड के हिसाब से निकला है। इस पर क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं हो जाता है? जब ये बात अलग हट जाएगी और एनपीआर और एनआरसी अलग हो जाएंगे तो एनआरसी के नए रूल बनेंगे, लेकिन अगर इसी के आधार पर हुआ तो फिर तो एनपीआर के आधार पर एनआरसी तैयार होगा। इसका क्या क्लैरिफिकेशन है सरकार के पास? ट्रू। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, पहली बात तो आज तक जो नहीं हुआ उस पे आचार्य जी, उसी की वजह से तो समस्या हो गई। 370 खत्म हो गई, ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, आतंकवाद विरोधी कानून आ गया, इतनी सारी चीजें आ गई, राम मंदिर का विषय सॉल्व हो गया, जिसके लिए आप भी बहुत आग्रहपूर्वक कहा करते थे कब बनेगा, तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी आ गई। इसी बात की तो कसक थी कि जब हम विरोध में थे तो हमने किसी को बरगलाने का प्रयास नहीं किया, और जब यही कानून जो आप लाना चाहते थे हम लाए। कब शुरू हुआ शाहीन बाग? 15 दिसंबर, और 14 दिसंबर को सोनिया गांधी जी कहती हैं रामलीला मैदान में, घर से बाहर निकल आओ, एक वक्त ऐसा आता है जब बाहर निकलना पड़ता है, आर पार की लड़ाई लड़ो। और 15 दिसंबर को शाहीन बाग शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने, ओवरसीज कांग्रेस ने दुनिया भर में भारत के दूतावासों पे प्रदर्शन किया। शर्म आनी चाहिए, आज तक भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया भर में भारत के दूतावासों पे प्रदर्शन हो। ये वही कांग्रेस पार्टी आचार्य जी, केवल आज से 98 साल पहले असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने शुरू किया था, चौरी चौरा में कुछ लोग सड़कों पर निकल आए थे, आगजनी कर दी थी। उन्होंने कहा था मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं, आंदोलन वापस, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि हमारे आंदोलन की विफलता हमारे नेता की महानता से बहुत छोटी है। और वही कांग्रेस, वो गांधी थे, याद के गांधी करे आर पार निकल आओ, आगजनी हो रही है तो और आग में घी डाल रहे हैं। ये महानता है कि अज्ञानता है, कि सत्ता छूटने की आकुलता है, कि सत्ता पाने की विकलता है या कुटिलता है? अब आप बता दीजिए, अंतर साफ हो गया। हम विपक्ष में थे तो हमारा क्या रोल था, आप है तो आपका क्या रोल? बताइए प्रमोद जी। गांधी से बड़ी सोनिया गांधी हो गई। दीपक जी, मैं सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। नहीं, सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये जो सोनिया गांधी ने वक्तव्य दिया कि आर पार की लड़ाई होगी, ये जो 90 80 साल की जो महिलाएं, बूढ़ी औरतें, दादियां बैठी हैं, ये जो बैठे हैं प्रोटेस्ट करने वाले लोग, इनकी वजह से ये दंगा हो गया, इनकी वजह से ये देश में दीवार खड़ी हो गई। अरे सुधांशु जी, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, ये दुष्यंत की लाइन है, होने लगी है जिसमें जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंद की कोशिश तो देखिए, और गूंगे चले हैं आज ज़बां की तलाश में, गूंगे चले हैं आज ज़बां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। अरे आप कह रहे हैं माफ़ी मांगने की बात, माफ़ी किस किस बात पे मांगोगे? देश की राजधानी दिल्ली जल रही थी और आप नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। देश की दिल्ली के अंदर 50 से ज़्यादा लोग इसलिए मार दिए गए कि कोई कहता कि ये मुसलमान नहीं है इसलिए मार दिया जाए, कोई कह रहा था ये हिंदू नहीं है इसलिए मार दिया जाए। आपके चौकीदार और पहरेदार कर क्या रहे थे? माफ़ी किस किस बात पे मांगेंगे आप? माफ़ी किस किस बात पे मांगेंगे? देश गड्ढे में जा रहा है, माफ़ी किस बात पे मांगेंगे? देश में अराजकता फैल रही है, माफ़ी किस बात पे मांगेंगे? किस किस बात पे हम माफ़ी मांगें? मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं। हालात जो हैं, आप इंदिरा गांधी को, नेहरू को जिम्मेदार ठहरा करके, कांग्रेस की बुराई करके, कांग्रेस की आलोचना करके, कांग्रेस की आलोचना करने का आपको अधिकार है, तमाम विपक्ष का आलोचना करने का आपका अधिकार है, लेकिन देश के हालात ठीक रहें इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। इस जिम्मेदारी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। देश की जनता को आप पर विश्वास नहीं रहा है तो गद्दी छोड़िएगा, और देश की जनता अगर आपको सुन रही है तो यकीन के साथ आपको रोज ये बयान क्यों देना पड़ता है कि हम किसी को नहीं हटाएंगे, हम कोई सबूत नहीं मांगेंगे, हम कोई लिफाफा नहीं मांगेंगे, हम कोई कागज नहीं मांगेंगे? अरे
हिंदुस्तान की जनता को अपनाओ, उसमें विश्वास पैदा करो। जिस मैंडेट के साथ आपको सरकार सौंपी है, गद्दी सौंपी है, उसका विश्वास जीतो, उनका दिल जीतो। हिंदुस्तान का हिंदू और हिंदुस्तान का मुसलमान दोनों आपके हैं। आप एक तरफा बात मत करो। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तानी है? क्या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं? क्या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं? क्या वो तालिबानी हैं? आप दंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन लीजिएगा, आप दंगा कराने वालों को सूली पे चढ़ा दीजिएगा, लेकिन आवाज उठाने वालों को पाकिस्तानी, तालिबानी और देशद्रोही बताने का गुनाह मत करिएगा। शाहीन बाग ने आग लगा दी, उसके बाद भी प्रमोद जी, शाहीन बाग ने आग लगा दी, उसके बाद भी सुधांशु जी जवाब दीजिए। शाहीन बाग की सोच से ही दिल्ली में आग लगी है, ये आप भी जानते हैं महाराज जी। दीपक जी मुझे जाना है, दीपक जी मुझे जाना है, इसलिए अब मैं बस इनकी एक बात का जवाब दे देता हूं। आचार्य जी सारा भाषण दिया मैंने तो आपकी अच्छाई गिनाई थी। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था जब लोग सड़कों पे निकल आए थे, और सोनिया गांधी ने कहा सड़कों पे निकल आओ। जवाब दे दीजिए ना, महात्मा गांधी सही थे, सोनिया गांधी सही है, बाकी सारा भाषण आपका एक तरफ। और गृह मंत्री जी कह चुके कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। अब आप जवाब दीजिए, इंदिरा गांधी सही, सॉरी सोनिया गांधी सही या महात्मा गांधी सही? उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरने का आह्वान हुआ था, महात्मा गांधी ने भी किया, सोनिया गांधी ने भी किया। चौरा चोरी हुआ, महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। दिल्ली में हिंसा हुई, आपने क्यों नहीं लिया? बताइए, महात्मा गांधी सही है, सोनिया गांधी सही? बता दीजिए आप, ये सवाल है उनका। डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक कितनी बार आपने आंदोलन किए हैं? कितनी बार आपने आंदोलन वापस लिए? कितनी बार आपने सड़कें जाम की हैं? कितनी बार? सड़क पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि वो उग्रवादी हैं, लेकिन सड़क पे बैठे लोगों के ऊपर क्या बुलडोजर चलाएंगे आप? वो सब शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बातचीत करके हटाइए। कितनी बार आपके मिनिस्टर गए उनसे बात करने के लिए? किसी को आपने नियुक्त किया आज तक? आपने नियुक्त किया होता और वो नहीं मानते, तब बात होती ना। ठीक है, आप 30 सेकंड, सुधांशु जी 30 सेकंड, गलती मुझे ब्रेक लेना है। आप करें और सजा दूसरे भोगें, सजा पूरा देश भोग रहा है। आचार्य जी आंदोलन पे नहीं कह रहे, घर से निकल आओ और आर पार। अरे आप तो लोग ये कहते थे आजादी कांग्रेस ने दिलाई, फिर सलमान खुर्शीद जी का वीडियो आता है एक छोटी सी बच्ची के सामने, आजादी हमें चाहिए, आजादी। कांग्रेस वाले शामिल हो गए आजादी में, तो माफी मांग लीजिए कि आजादी आपने नहीं दिलवाई थी, और या माफी मांग लीजिए कि आजादी के नारे गलत लगवा दिए। नहीं सुधांशु जी, आपने कहा कि आप ये कहते थे कि आजादी कांग्रेस ने दिलवाई। ये हम कहते नहीं थे, ये सत्य है इतिहास का कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आजादी की जंग लड़ी गई, गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग लड़ी गई, कितनी कुर्बानियां कांग्रेस ने दी, और आजादी के बाद भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस। अरे तो फिर आजादी का नारा आज क्यों? गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी की छाती छलनी हुई, राजीव गांधी के टुकड़े हुए, सैकिया के खानदान के टुकड़े हुए, सलमान खुर्शीद जी ने आजादी का नारा क्यों लगवाया? अगर आजादी आपने दिला दी तो दूसरी आजादी किस चीज से मांग रहे हैं? देश तो आजाद है, आजादी किस लिए? सलमान खुर्शीद जी का आजादी, सलमान खुर्शीद जी और बच्ची का अगर वीडियो आया है तो वो कांग्रेस का वीडियो नहीं है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, सलमान खुर्शीद साहब की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सुधांशु जी आपसे आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं देश की जनता को आप पर विश्वास क्यों नहीं है? बिल्कुल, आपकी बात सुधांशु जी 20 सेकंड, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, मैं 2 मिनट ओवरशूट कर गया। बार बार कांग्रेस की सरकार अगर आप जवाब देना करते हैं। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं शाहीन बाग में तो सब आजादी का नारा लगा रहे थे, तो काहे चले गए उनके साथ? मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो लिखा जाए वो पढ़ा ना जाए, जो नहीं लिखा गया वही पढ़ा जाए। गजब का तर्क देते हैं आप माफी मांग लीजिए कि अशोक गहलोत से लेके तरुण गोगोई तक ने गलत बोला था। कपिल सिब्बल जी 2003 में कुछ और थे, मनमोहन सिंह 2003 में कुछ और थे, चिदंबरम साहब 2011 में कुछ और थे, और इतना ही नहीं 2018 में कुछ और थे, और आज 2019 में अलग हो गए। इसको बस एक ही पंक्ति याद आती है
कि देख तेरे संसार वाह, की सुधांशु हालत क्या जी, हो गई भगवान, क्या बात कितना बदल गया इंसान। चलिए, मुझे और ब्रेक मैं लेना सारे है। दर्शकों से कहता हूं सब इंटरनेट पे यही अवेलेबल बात- है, इनके बयान भी देख लीजिए और इनके सुधांशु जी, कमेटीज में दीपक लिखे जी, गए 5 वक्तव्य सेकंड देख दीजिएगा, लीजिए 5 सेकंड। और फिर देखिए कितना जी, सिर्फ दोहरा 5 सेकंड। चरित्र है। लिखते Only कुछ है, 5 बोलते कुछ है, जो बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, और साल भर पहले कुछ और लिखते, साल भर बाद कुछ और बोलते। 10 अब सेकेंड। मुझे जाना होगा। ठीक है, दीपक जी, मैं ठीक है सुधांशु जी, आप उठ शुक्रिया सकते अदा करना चाहता हैं, हूं। आप उठ सकते हैं, शुक्रिया उठ अदा सकते हैं। करना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल की जरूरत आपको पड़ गई। कल संसद में कपिल सिब्बल ने कहा है कि सीए से किसी को नागरिकता किसी की नहीं जा रही। आज कपिल सिब्बल के बयान के पीछे एक ताकतवर सरकार खड़ी है। जिस कपिल सिब्बल को देशद्रोही और गद्दार बताते थे, आज उसी कपिल सिब्बल के बयान को सामने रख के आप अपने को बचाना चाहते हैं। तो फिर मैं मुबारक हो आपसे आपको। मैं बहुत-बहुत मुबारक हो। मैं बहुत-बहुत स्वामी जी शुक्रिया। पूछूंगा, फिर वो कौन लोग थे जो कहते थे कि सीएए से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी और क्यों?